हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर क्या रहने वाला है अपना? ग्रेविटेशन। क्लास 11 और इस चैप्टर के अंदर ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा ही होगा, उसके अंदर अभी तक हम ग्रेविटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमने बताया भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कभी भी नहीं होगा। और ये वो फोर्स है जो कि यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट बी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट ए को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर कुछ एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हो सकता है आपको शायद बोर्ड प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फ्लैश लग रहा होगा लाइट का, मैं कुछ लाइट्स बंद कर देता हूँ। एक मिनट। अब शायद आपको, हाँ अब शायद आपको नजर आएगा अच्छे से। चलिए, तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशन के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आप उसको देखिए प्लीज जरूर। चलिए, आज हमारा जो सेकंड लेक्चर रहने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर का, उसके अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था, जिसके अंदर हमें बताया गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उससे हमने डिराइव किया था फोर्स की मैग्नीट्यूड, और हमें फोर्स का क्या फॉर्मूला मिला था वहां पर? F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ हद तक यहाँ पर हमारा काम आने वाला है। ठीक, तो इसको क्या है आप ध्यान रखेंगे, F इज इक्वल टू ma। चलिए, इसको साइड में लिख देते हैं कहीं पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। चलो, अब न्यूटन ने हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया, जिसको कि हमने क्या नाम दिया? फोर्स को हमने क्या नाम दिया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने देखिए क्या किया। लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए यहां पर। ठीक, एक को हमने नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट ए, एक को नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट बी। चलो, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है। कहां पर डिस्टेंस है? सेंटर्स के बीच में। ठीक, सेंटर्स के बीच में, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से। किसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस था, जो सेपरेशन था, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से। चलिए आगे क्या? अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा m1, इसका भी कुछ मास होगा m2। ठीक है, या m में mb भी हम इसको मास को ले सकते हैं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये जो ऑब्जेक्ट A है, ये B को अपनी तरफ क्या कर रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह सकते हैं फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है? ये ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लग रही है। कौन लगा रहा है? ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है। इसी तरह से भाई ऑब्जेक्ट बी भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये वाली फोर्स किसकी तरफ लग रही है? ऑब्जेक्ट बी की तरफ लग रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है इसको। किसके ऊपर लगा रहा है? ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगा रहा है। ठीक है ना भाई, इस फोर्स को, ये जैसे कि फोर्स बी ए है, इसको इस तरह से मत आप डायरेक्शन इस तरह से मत इसकी ड्रॉ कर दीजिएगा, अदरवाइज क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। बट ये चीज हम लोग लेक्चर 1 के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं
आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके बारे में हमारी बात चल रही है वो कभी भी रिपल्सिव नेचर नहीं होती है। क्या कहा मैंने? नेवर रिपल्सिव। हालांकि फोर्सेस रिपल्सिव होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव है। मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी नहीं है नेचर में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होती है? हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हमेशा। ठीक है, इतना तो आपको भी पता है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव। भाई इतना तो आपको भी पता है। आप लोग अगर कभी स्काई की तरफ बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो बॉल वापस नीचे आती है, ऐसा थोड़ी है कि वो स्काई की तरफ ही चली जाती है। तो अर्थ कभी भी ऑब्जेक्ट्स को रिपेल नहीं करती है। अगर रिपेल करती तो हम यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट होते क्या? हम भी अभी तक तो हम भी कहां पर पहुंच गए होते, कहीं स्पेस में हम भी घूम रहे होते, ठीक है ना। तो रॉकेट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर रॉकेट्स पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी, अर्थ ही रिपेल करके हमें भगा देती यहाँ से। तो बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होती है। चलिए, अब न्यूटन ने क्या बताया इसके बारे में, इसको एक तरफ हमने डाल दिया। न्यूटन ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा, भाई इस बंदे ने काफी सारे क्या नाम है जो नेचुरल फिनोमेनन थे उनका कई सारे फिनोमेनन को इसने एक्सप्लेन किया। उसमें से एक क्या था आपका? ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसने बताया कि आपके पास में ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बड़ी साधारण सी बात की इसने। क्या कहा? मतलब अभी तो हमें तो साधारण लग रही है, ऑब्वियसली उस टाइम पर इसको तो मतलब ये क्या नाम है फाइंड आउट करने में काफी मुश्किलें हुई होंगी, प्रूव करने में काफी दिक्कतें आई होंगी, काफी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज की हेल्प से इसने प्रूव किया होगा। खैर जो भी था, तो इसने क्या कहा? न्यूटन के अकॉर्डिंगली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है, जिसे हमने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, ग्रेविटेशनल पुल बोला। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो उसके साथ इस फोर्स की रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो यहां पर लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज directly proportional to the product of the masses, ठीक है बच्चों। पहली बात इसने कह दी, समझ में भी आ गई। दूसरी बात इसने क्या कही? इसने कहा कि यही फोर्स, इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या कहा इसने? कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी रिलेशनशिप होगी इनवर्स। किसके साथ में? यहां पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप थी, बट अब उसने क्या कहा कि एक इनवर्स रिलेशनशिप भी होगी इस फोर्स की। किसके साथ में होगी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको कि हमने r से डिनोट किया था, r से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच में इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। इनके सरफेसेस के बीच में इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं बोला गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये डिस्टेंस कहां होगा? इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस नहीं है, इसकी बात नहीं होगी। तो यहां पर लिखते हैं, इसने दूसरी बात क्या कही? सेकंड कंक्लूजन क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माने कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance between the center
सेंटर्स ऑफ एनी टू बॉडीज। क्लियर हुई है बात? फर्स्ट कंक्लूजन इसका क्या था? जो मैग्नीट्यूड होगा किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट के। किस चीज का प्रोडक्ट? मासेस का प्रोडक्ट। किसके मासेस का प्रोडक्ट? जो ऑब्जेक्ट्स आप कंसीडर कर रहे हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट। दूसरी बात इसने क्या कही? इसने कहा कि इसी फोर्स का, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर। किस चीज का स्क्वायर? डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके बीच होगा? दोनों बॉडीज के बीच होगा, एनी टू बॉडीज। ठीक है, एनी टू, कोई भी दो बॉडीज जो कि आप कंसीडर कर रहे हैं, और उनके सेंटर्स के बीच में आपको इस डिस्टेंस को देखना है। मेजर कहां करना है? उन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपने यहां पर पुट करना है। क्लियर हो गई ये बात? ये दोनों कंक्लूजन्स इसके समझ में आ गए। अब एक बार मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी समझा देता हूं। कभी बार मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को इसके अंदर भी डाउट आ जाता है, तो चलिए देखिए क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, अगर आपका आरएचएस में ये मास बढ़ेगा तो एलएचएस में क्या है? फोर्स भी बढ़ेगा। और अगर आरएचएस में मास डिक्रीज होगा तो एलएचएस में फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी? डिक्रीज होगी। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है कि अगर इक्वल टू के एलएचएस या आरएचएस में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, और अगर एक क्वांटिटी के अंदर ड्रॉप आता है, वो डिक्रीज होती है, तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। तो यहां पर आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट का, क्या सर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ना चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट का भी मास बढ़ गया, अगर एक का भी मास बढ़ गया तो भी फोर्स क्या है? बढ़ेगा। अगर दोनों का बढ़ गया तो और ज्यादा अच्छी बात है, और ज्यादा बढ़ेगी फिर तो फोर्स। अगर दोनों का बढ़ गया तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर दोनों का ही डिक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर किसी एक का भी डिक्रीज हुआ तो भी फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि दोनों का बढ़ने पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, दोनों का डिक्रीज होने पर भी इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, बट एक के डिक्रीज होने से या फिर एक के इंक्रीज होने से भी इफेक्ट पड़ता है, कम पड़ता है बट पड़ता है। इसी तरह से इनवर्स रिलेशनशिप क्या होती है, इसको भी समझ लो। देखो क्या कहा इसने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पहले तो इनवर्स को समझते हैं, फिर स्क्वायर की बात भी करेंगे। इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, पहले मान लीजिए 10 मीटर था, फिर बढ़ के 100 मीटर हो गया, तो डिस्टेंस के बढ़ जाने से फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल मैं देकर के आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो वो यहां से रिलेटेड इतना नहीं है, मतलब रिलेटेड है भी, अगर आप उसको अटैच कर पाए, हम कोशिश करते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप लोग 10th में भी थोड़ा पढ़ करके आए, 12th में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूं। एक मैग्नेट होती है, देखो जैसे कि एक मैग्नेट होती है, ये बार मैग्नेट, इसका कुछ फील्ड होता है, क्लास 10 में आप पढ़ के आए होंगे ना, इस तरह के आप क्या नाम है, क्लोज्ड कर्व के बारे में पढ़ के आए होंगे। एक बार मैग्नेट होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट होती है, अब इसके पास में अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखी होगी तो उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना, उसका भी क्या होगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे से जब कोलाइड करेगा तो दोनों मैग्नेट्स के ऊपर क्या है? रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये वाली मैग्नेट को मैं बोल देता हूं मैग्नेट ए और इसको बोल देता हूं मैग्नेट बी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल भी कि इस मैग्नेट बी को उठा करके अगर मैं यहां पर रख देता हूं, अगर मैं इसको उठा करके यहां पर रख देता हूं, तो भाई अभी भी मैग्नेट ए और मैग्नेट बी के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। भाई ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, कुछ रीजन है, कुछ दायरा है। उस दायरे के अंदर अगर वो एक दूसरे के रीजन के अंदर अगर आ जाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस लगा पाती हैं। अगर उस रीजन के वो बाहर चली गई है, जैसे कि मैग्नेट बी मैग्नेट ए से काफी दूर आ गई है, अब इसका फील्ड और उसका फील्ड, इसका फील्ड और उसका ए का फील्ड और बी का फील्ड एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोई क्या कांटेक्ट ही एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कोलाइड ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं। तो जब कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कहां से लगाएंगे भाई? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक मैग्नेट ए, ये तो मैं अपने पास में रख लेता हूं, और मैग्नेट बी अपने फ्रेंड को दे दी हमने, ठीक है, वो इसको मैग्नेट बी को लेकर के अपने घर चला गया, और अब हम ये सोच रहे हैं, अब ये हम इस तरह से विचार कर रहे हैं कि भाई मेरी जो मैग्नेट मेरे घर पे रखी है वो मैग्नेट बी जो कि मेरे दोस्त के घर पे रखी हुई है उसको क्या कर लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। भाई ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, इतनी दूर से थोड़ी ना खींच लेगी उस मैग्नेट को। तो कुछ ना कुछ क्या होता है, फील्ड होता है, एक रीजन होता है, एक दायरा होता है, उसके अंदर अगर वो मैग्नेट है तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना मैग्नेट दूर जा रही है एक दूसरे से उतना ही उनके बीच में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही है, या मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो रहा है, वो वीक पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। तो कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर भी समझने की कोशिश करिए कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो उनके बीच का जो आर है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वो बढ़ जाता है। अब वो डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उन दोनों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कमजोर पड़ जाएगी, वीक हो जाएगी। वो एक दूसरे से दूर चली गई ना, तो देखो ना फोर्स कमजोर हो गई। उसी तरह से अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, वो एक दूसरे के पास में आ गई, पहले मान लीजिए वो r दूरी पर रखी हुई थी, अब वो और भी पास में आ गई, मान लो r/2 दूरी पर आ गई, पहले मतलब के r दूरी पर थी और अब वो क्या है r/2, मतलब के पहले के कंपैरिजन में आधी दूरी पर एक दूसरे से है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फोर्स बढ़ जाएगी, वो पास में आ गई। जैसे कि मैग्नेट्स एक दूसरे के अगर ज्यादा पास आएंगी तो क्या होगी, वो विग्रसली एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगी। कुछ उसी तरह का सिनेरियो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स रिलेशनशिप यही होती है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में आप लोगों ने एक चीज और यहां पर नोटिस की होगी कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं है, टू डिस्टेंस नहीं है, क्या है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इस स्क्वायर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्क्वायर की क्या इंपॉर्टेंस है सर, थोड़ा सा इसके ऊपर भी लाइट डाल दो। तो भाई लाइट ये डालूंगा मैं, आप समझने की कोशिश करिए कि आपका अगर डिस्टेंस बढ़कर के कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितना हो गया, पहले से डबल हो गया, तो फोर्स आपकी ऑब्वियसली भी कम हो जानी चाहिए। भाई डिस्टेंस बढ़ गया ना, मैंने क्या कहा, पहले से डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो फोर्स तो घटनी चाहिए क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप पे डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमें तो लगता है कि भाई अगर ये डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स हाफ हो जानी चाहिए, लेकिन हाफ नहीं होगी, हाफ नहीं होगी, क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि केवल डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप नहीं है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ में रिलेशनशिप है। ये हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और फिर हम देखेंगे कि मास का और डिस्टेंस का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है फोर्स के ऊपर। चलो ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसने क्या कहा था, इसने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स which we are considering, which we are talking about। उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स की बात हो रही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, उनके सेंटर्स के बीच का। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, चलो इनको कंबाइन कर देते हैं। हमें क्या मिलता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब the product of masses of B and A body
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं। उसके लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए और कांस्टेंट यहां पर क्या होगा, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, इन दोनों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स F का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। सर आपने बोला कैपिटल G, इसको G नहीं बोल सकते कैसे? भाई बोल सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कैपिटल G इसलिए बोला, मैं कई वीडियोस में इस बात को बताता हूं, मैंने कैपिटल G इसको इसलिए बोला क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हम एक G और पढ़ेंगे जो कि स्मॉल g है, और कैपिटल G और स्मॉल g दोनों बिल्कुल पूरी तरह से अलग है, ठीक है ना, दोनों पूरी तरह से क्या है, अलग है। धीरे धीरे करके हमें ये चीजें भी समझ में आएंगी, तो इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए, समझने के लिए मैं इसको कैपिटल G ही बोलता हूं और उसको स्मॉल g ही बोलता हूं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट विल बी अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत होगी, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है, गलत कुछ नहीं होगा। चलो, तो भाई ये जो कैपिटल G है, ये जो कैपिटल G है, इसका हमें फॉर्मूला मिल सकता है क्या? यहां से हमें फॉर्मूला मिल सकता है क्या? ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। कैपिटल G का फॉर्मूला मिल सकता है, देखते हैं, F(r)² अपॉन m1 m2। भाई फॉर्मूला मिला क्या, F(r)² r ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय m1 m2, इतना क्या है, नीचे आ गया। सिंपल, आसान सा तरीका है फॉर्मूले के लिए। अब मान लीजिए इन केस जो आपकी फोर्स है, जो कैपिटल G है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए सेपरेशन का जो डिस्टेंस है, जो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, वो डिस्टेंस उन दोनों बॉडीज को, वो क्या है, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, यूनिट डिस्टेंस। इसको चलो पूरा लिख देते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन केस distance between the two objects is unit, ठीक है, distance between the two objects is unit distance, ये यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, r is equal to 1 मीटर, ठीक है। और दूसरा हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, both objects are of unit masses, मतलब कि m1 क्या है, 1 kg, और m2 क्या है, ये भी है 1 kg। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इसको मैं रब कर दूं क्या, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसको रब कर, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं कि कैपिटल G न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, कैपिटल G न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, ठीक। इसके बाद में फिर हम यहां पर आ गए हैं, यहां से हम यहां पर आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, देन कैपिटल G इज इक्वल टू F(r)² डिवाइडेड बाय m1 m2। ये हमारे पास कैपिटल G का फॉर्मूला था। कैपिटल G क्या हो गया, F(r) क्या है हमारा, भाई यूनिट डिस्टेंस है, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मासेस क्या है, यूनिट मासेस है, तो नीचे भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर, भाई नीचे भी क्या हो गया 1 into 1, तो ये हो गया कैंसिल। सो G क्या हो गया, G इज इक्वल टू इन hence G is numerically equal to the gravitational force between, थोड़ा लाइट हो गया ना, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, फोर्स बिटवीन any two objects of unit masses
kept at unit distance किससे? फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया या ऐसी गर्दन हिला दी? देखो क्या समझ में आया। कैपिटल जी अपना क्या है? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से हमें कैपिटल जी का भी फॉर्मूला मिल गया था। ऐसा मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स, ये दो, इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो क्या है? यूनिट डिस्टेंस है। मतलब कि 1 मीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से रखते हैं, यूनिट डिस्टेंस। और दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो भी यूनिट मास है। मतलब कि इसका भी 1 kg है और इसका भी कितना है? 1 kg। इसका भी कितना है? मान लो 1 kg है और इसका भी डिस्टेंस कितना है? 1 kg। और r की वैल्यू भी क्या है? r की वैल्यू भी चलो यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कैपिटल जी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी जो होगा बेटा, कैपिटल जी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। कब? कंडीशन लगी हुई है, कब होगा? अगर जिन दो ऑब्जेक्ट्स को आप कंसीडर कर रहे हैं वो उन दोनों का मास यूनिट मास है और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? यूनिट डिस्टेंस है। मतलब कि यूनिट दूरी, एक मीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, यूनिट मासेस और यूनिट डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कैपिटल जी की हमें यहाँ पर क्या मिल गई? आपकी डेफिनेशन भी मिल गई और हमने ये भी बता दिया कि कैपिटल जी न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो। ठीक है, अब क्या सर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या? तो नहीं, इसकी वैल्यू आपको नहीं फाइंड आउट करनी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? चलो इसकी वही बार बार बोलता हूं एक ही बात, स्क्रीनशॉट। वैसे मुझे लगता है आप लोग बड़े समझदार हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हो। ठीक है, चलो रब करो। हाँ जी, तो क्या कहा मैंने कि सर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या? कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करके दे दी गई है। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। क्या है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी? देखते हैं। जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। ठीक है, यूनिट भी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू द पावर -। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। तो क्या हम अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कहा, हमने क्या कहा कि ये जी क्या है? ये न्यूमेरिकली इक्वल है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है, जबकि इनका मास क्या हमने कंसीडर किया है? यूनिट मास। दोनों को 1-1 किलो का ऑब्जेक्ट हमने माना है और दोनों के बीच की दूरी जो है r, उसको भी हमने क्या माना है? यूनिट डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, वो आपकी कैपिटल जी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच में 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्या सर, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही सोचा। जरा देखिए, अगर इस केस में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है तो चलो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस सिचुएशन की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स
F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें साइंटिस्ट ने दी हुई है, वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इंटू m1 m2 कितना है 1 kg यूनिट मासेस है, तो इसका 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कितना है, यूनिट डिस्टेंस है दोनों के बीच, मतलब कि 1 का स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फोर्स कितनी आ गई 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन हमारी फोर्स आ गई। हमारी फोर्स क्या आ गई 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन। हमने यही तो कहा था, हमने क्या कहा था कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, यूनिट मासेस वाले दो ऑब्जेक्ट्स यूनिट डिस्टेंस पर रखे होंगे, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसके इक्वल ही होगा कौन, कैपिटल G। न्यूमेरिकली कैपिटल G किसके इक्वल होगा, उसी फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या कैपिटल G न्यूमेरिकली उतना ही है जितना कि फोर्स लग रही है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में? बिल्कुल, देखो ध्यान से देखो, खुद चेक करो ना, इनके बीच फोर्स कितनी लग रही है, दिस मच, और कैपिटल G की वैल्यू, ये फोर्स किसके इक्वल है, कैपिटल G के। इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स आ रही है, इस पर्टिकुलर केस में बार बार एक बात पर बहुत जोर लगा करके मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स आ रही है, समझ गए। अब हर एक में मत लगा देना उसके इक्वल, हर एक में मत लगा देना, ये इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जितना न्यूटन फोर्स आ रही है वो किसके इक्वल है, वो न्यूमेरिकली कैपिटल G उसी के इक्वल है, कैपिटल G न्यूमेरिकली उसी फोर्स के इक्वल है। तो क्या हमने कैपिटल G की वैल्यू वही रखी है, साइंटिफिकली हमें यही वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि कैपिटल G क्या है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, और इसको क्या बोला जाता है, यहां पर लिख दें कि कैपिटल G is numerically equal to this force, as capital G is numerically equal to this force, hence G is equal to 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to the power -2, ठीक है। अब भाई देखो एक चीज, ये कंफ्यूजन मतलब में ना कर लो कि सर फोर्स की तो आपके सामने तो आपने न्यूटन लिख दिया, जी के सामने आपने ये लिख दिया, ये तो कुछ अलग ही है। अरे भैया वो फोर्स है, उसकी यूनिट न्यूटन है, ये आपका कैपिटल G है, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो इतना तो आपको पता ही होगा सर, बस ये मत बोला करो, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे होते क्या, वीडियोस देख रहे होते क्या आपकी। चलो भाई कोई बात नहीं, नाराज मत हो। देखो इधर तो कितना है, G इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा अब इस G को क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। देखो एक एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। हर एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और होने भी चाहिए कि हम किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में अपनी क्लासेस में किसी भी बच्चे से पीछे नहीं रहेंगे, समझे। चलो तो कैपिटल G को आपको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पूरे यूनिवर्स में भैया इसकी वैल्यू रहेगी आपकी क्या, कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलेगी। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या है, नहीं बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, समझ गए। हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अर्थ पे खड़े हो तो भी कैपिटल G की यही वैल्यू है, मून पर खड़े हो तो भी कैपिटल G की यही वैल्यू है, समझे। आगे चल के जो वो स्मॉल g पढ़ेंगे उसकी वैल्यू बदलती है, उसकी वैल्यू बॉडी टू बॉडी बदलती है। अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, सन पे कुछ और होगी, सब जगह अलग अलग होगी। लेकिन मेरे भाई इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हमने कहा है उसकी वैल्यू क्या है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर।
चलो अब इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता। सेम एवरीवेयर, सब जगह सेम रहेगी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई सर इसकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट भी बता दो लगे आप, तो भाई सीजीएस यूनिट कहाँ लिखें, इसको रख कर दो क्या, या फिर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ सीजीएस यूनिट। G is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11। फिर से सही लिखा था मैं, तो आप लोगों ने याद दिला दिया सीजीएस, थैंक यू। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ग्राम रेज्ड टू द पावर -2। भाई न्यूटन क्या होता है सीजीएस में, डाइन मीटर क्या होता है सेंटीमीटर, और केजी क्या हो जाता है ग्राम। तो इस तरह से ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। चलो सर ठीक है, आपने ये भी सब कुछ बता दिया कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी। ये हमेशा, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम रहेगा। अब जरा ये भी हमें जानना है भाई, ये भी हमें जानना है क्या कि ये एसआई यूनिट इसकी हमें कैसे मिलेगी, क्या हम इसको याद रखें। तो भाई देखो, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि एसआई यूनिट्स को जो याद करता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। एसआई यूनिट्स याद थोड़ी करी जाती हैं, ये याद करने की चीज थोड़ी है। याद करने की चीज तो क्या है भाई, याद करने की चीज तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को भी एग्जैक्टली याद नहीं किया जाता। अब क्लास 11th में आ गए हैं, फॉर्मूला को भी याद नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, थ्योरी को समझा जाता है, और फॉर्मूला को खुद ही क्या कर दिया जाता है, खुद ही ड्राइव कर दिया जाता है, उसको याद रटा थोड़ी जाता है। और अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या है, FR² डिवाइडेड बाई M1 M2। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कैपिटल जी की एसआई यूनिट ये कहां से आई, क्या हम उसको याद रखें, याद रखेंगे, आज याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे। तो एसआई यूनिट्स को याद नहीं रखा जाता। क्या याद है हमें, हमें याद है कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या था, FR² अपॉन M1 M2। अब हमें ये मालूम है कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, एसआई यूनिट। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, और आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास की यूनिट क्या है, केजी, और दूसरा भी मास है, उसकी भी यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, तो यहां से अपनी यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर। इसी को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू द पावर -2। आप ये लिखो, ये लिखो, या फिर आप ये लिखो, एक ही बात है, कुछ गलत इसमें नहीं। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, इसकी यूनिट एसआई यूनिट। अब सीजीएस सिस्टम में हमें पता था न्यूटन को डाइन बोलते हैं, मीटर सेंटीमीटर, और केजी क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। तो यहां से इसकी सीजीएस यूनिट रख दी आपके निकाल करके। इट इज दैट सिंपल। समझ में आया। देखो ये इतनी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता कि भाई यूनिट कहां से आई, कैसे आई, वगैरह वगैरह, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि इतना तो जानता ही होगा स्टूडेंट। भाई इतना तो जानता ही होगा, इतना तो जानता ही होगा, ऐसा आपको कैसे मालूम है। एज अ टीचर आपको तो यही सोचना चाहिए ना, हमें तो, मुझे तो यही सोचना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता, वो मेरे पास में सब कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, तो मेरी ड्यूटी बनती है हर छोटी बात को आपको सिखाना, क्योंकि कई बार तो पता है हम खुद इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई अरे कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, या कई बार हमें क्या लगता है कि हम किससे पूछें, इतनी छोटी सी बात है, और वो हमारे दिमाग से स्किप होती रहती है, और वो हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। चलो आगे क्या देखना है। अच्छा यहां पर मैं लिख दूं, हाउ टू गेट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इस तरह से हमने एसआई यूनिट पता कर ली। अच्छा जी, आगे क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई अब हम क्लास 11th में आ गए हैं, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें लिखने पड़ते हैं। पहले 9th क्लास तक तो हम नहीं लिखा करते थे, 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा था, बट वहां तो ऐसा क्वेश्चन था डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह। अब ये एक नई चीज और इंट्रोड्यूस करा दी है इन्होंने क्लास 11th में, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। आप लोग अब ग्रेविटेशन तक आ गए हैं, तो ये तो आपने शुरू में पढ़ लिया होगा, बड़े अच्छे से आपकी ये सारी चीजें प्रिपेयर होंगी।
लेकिन चलो फिर भी एक बार देखते हैं अपना जी क्या है। जी है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैसे लिखते हैं। कई बार ना बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद करने लगते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूलाज को याद करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या है, हमें याद नहीं करना, हमें याद नहीं करना, हमें क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, समझे। अब हमें बताया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला। सर हमें तो नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता तो फिर क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक काम करो, ये इसको एक बार रब कर दो, बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, तो बढ़िया तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको सबको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए 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 भाई, डोंट, हाँ मतलब क्या है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ध्यान रखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। और एसआई यूनिट भी किसकी निकाल ली थी, एसआई यूनिट भी हमने किसकी निकाली थी, कैपिटल जी की फाइंड आउट की थी। चलो तो फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलो बढ़िया तरह से लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमें याद नहीं करना, हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां पर G का फॉर्मूला तो ये आ गया, लेकिन अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है भाई फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या है आपका आर क्या है आपका, डिस्टेंस। आर क्या होता है भाई आपका, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपका डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो ये क्या हो गया, v इनटू टी। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर v इनटू टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स के लिए हो गया, और ये हो गया आपका v इनटू टी, ठीक है। m1 m2 ये होते हैं आपके मासेस। ये क्या होते हैं, मास होता है। मास वैसे तो आप आपकी यूनिट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो जाता है, रो वी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैं इसकी डायरेक्टली यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, आपकी एसआई यूनिट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, केजी, और ये भी क्या हो गया, केजी। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, एसआई यूनिट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एसआई यूनिट डाल लेते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एम इंटू ए है ना, तो ये क्या हो गया, केजी। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इनकी एसआई यूनिट होगी, ठीक। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट हो गई आपकी मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम की क्या हो गई, सेकंड, डिवाइडेड बाय मास की तो अपने पास थी केजी इंटू केजी, ठीक है। इसके अपने पास में क्या थी, केजी इंटू केजी। भाई मास की इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम से अपनी मास की यूनिट आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आ गई, केजी आ गई। चलो अब हम फोर्स का क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो केजी डायमेंशन अपने क्या है, 3 ml/t, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 डायमेंशन में हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी के पास में कौन से डायमेंशंस प्रेजेंट है। तो फोर्स के पास में मास है क्या, तो भी दिख रहा है मास है, मास है, तो ये क्या हो गया, m1, ठीक है। ये क्या है, लेंथ, लेंथ है क्या, ये दिख रही है, लेंथ भी है, L1। टाइम है क्या, ये दिख रहा है, टाइम। लेकिन टाइम क्या है, टाइम डिनोमिनेटर में है, देखो सेकंड डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t-2, तो ये क्या हो गया, m1 L1 t-2, ठीक है। इसको मैं mL-t-2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पर पावर के फॉर्म में नहीं रखा हुआ है तो अंडरस्टूड है 1 है। लेकिन
आपको अगर इसको मार्क कर देते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। m1 l1 t-2, ठीक है। इसकी क्या हो गई भाई, सेकंड से सेकंड, तो मैं ये कैसे लिखा हुआ है, मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड क्या है, अपने पास में क्या बचा, अपने पास में बचा सिर्फ मास, सॉरी डिस्टेंस मीटर है ना, तो अपने पास में क्या हो गया l, क्या आ गया, क्या आ गया अपने पास में l। क्यों, क्योंकि इसके पास में r के पास में, r क्या था, डिस्टेंस था ना, तो डिस्टेंस के पास में आपका डायमेंशन क्या होगा, केवल लेंथ का डायमेंशन होगा भाई। ना तो इसके पास में देखो मास है, ना इसके पास में टाइम बचा, टाइम था वो खत्म हो गया, वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा केवल l। अच्छा नीचे क्या है kg। अब kg माने क्या, जो मास है, तो मास के पास में जो डायमेंशन है, मास के पास में जो डायमेंशन है वो क्या है भाई, इनका मास था ना दोनों का, तो इनके पास में डायमेंशन क्या है, वही लेंथ और टाइम वाला डायमेंशन तो है नहीं, इनके पास में क्या है, बस मास वाला डायमेंशन है। तो ये क्या हो गया l, सॉरी मास है ना आपका, तो क्या हो गया m का स्क्वायर, भाई इसका भी m, इसका भी m, तो m का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया, ये m2 ऊपर गया, m2 ऊपर गया तो -2 हो गया, और -2 + 1 क्या हो गया -1, तो ये क्या हो गया m -1 l1, और ये क्या हो गए, सेम बेस थे तो पावर ऐड हो गई, m l2 t-2, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, कैपिटल G का। किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गई यहां तक बात, बढ़िया से समझ में आया। तो आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखा, और उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये हमें यहां से फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसी तरह से हमने कैपिटल G के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया, जो कि एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। उसका हमने क्या क्या डिस्कस किया, उसकी SI यूनिट हमने निकालनी सीखी, उसकी CGS यूनिट हमने देखी। हमने ये भी देखा कि वो कैपिटल G आपका न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल था। कब था, जब दो ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है, यूनिट मास है, और उनके बीच की दूरी क्या है, यूनिट डिस्टेंस है, उस केस में। इसी तरह से कैपिटल G की CGS यूनिट भी हमने देखी। हमें यह भी पता लगा कैपिटल G जो है वो हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम बनी रहती है। इवन उसकी यहाँ पर तो रब हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल G की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स (10⁻²). हमने ये भी प्रूव किया कि दो यूनिट मासेस वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी थी, 6.7। उनके बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी थी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, ये स्पेसिफिक केस था, ये स्पेसिफिक केस का ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास स्क्रीनशॉट्स तो होंगे और वीडियो जो है बार बार रिवाइंड करके देखो। साथ ही हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखा और हमने क्या बताया कि भी इस डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालने के लिए अपने को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या है, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, स्पीड इनटू टाइम। मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ में किसका फॉर्मूला लिखा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसको भी क्या है, इसको भी अलग ब्रैकेट में इस तरह से डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने किसके बीच का फॉर्मूला लिखा, स्पीड इनटू टाइम। ये देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने का तरीका है। ठीक है ना, तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज को आप फिर रटेंगे नहीं, आप उनको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली डिराइव कर पाएंगे। दैट इज मच बेटर। तो ये इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, और मास क्या हो गया, मास की यूनिट क्या है, केजी। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा, मास की यूनिट केजी, हमने फिर यूनिट्स रखनी शुरू की, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर वेलोसिटी की स्पीड मीटर पर सेकंड, टाइम की स्पीड सेकंड। ठीक है, केजी का टाइम। अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, सॉरी फोर्स की यूनिट है, फॉर्मूला तो ये था, उसकी यूनिट आ गई।
अब इस यूनिट की हेल्प से हमने क्या देखा कि फोर्स के पास में जो मास है, मतलब मास में भी उसका डायमेंशन है। एमएलटी क्या होता है? एमएलटी क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, तीन डायमेंशंस में एक फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के पास में कौन से डायमेंशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो फोर्स के पास में उसकी यूनिट देखने से हमें क्या आइडिया मिल गया कि उसके पास केजी है। केजी है उसके पास में, कहां से आया? मास से आया। तो केजी है तो इसका मतलब उसके पास में मास का डायमेंशन है। उसके पास में मीटर है तो मतलब लेंथ का डायमेंशन है। उसके पास में टाइम है तो उसके सेकंड है तो उसके पास में टाइम का डायमेंशन है। सेकंड नीचे था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर लाए तो पावर माइनस सेकंड। यहां पर क्या हुआ, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में? मीटर। तो उसके पास में क्या था? केवल लेंथ का डायमेंशन बचा। किसके पास में? इस डिस्टेंस के पास में केवल किसका डायमेंशन बचा? केवल लेंथ का डायमेंशन बचा। मास और टाइम का डायमेंशन कोई नहीं है, तो लेंथ को हमने l raised to the power 1 लिख दिया। मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर ये 1 नहीं भी लगाओगे तो ये क्या है? अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? 1 प्रेजेंट। और अगर लगा दोगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर लगा दोगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है ना? चलो, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बताऊं। मान लीजिए जैसे कि ये यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस था v into d। तो हमने क्या कहा? इसके पास केवल लेंथ का डायमेंशन, इसके पास में क्या है? केवल लेंथ का डायमेंशन है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। देखो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। केवल लेंथ का डायमेंशन है, मतलब कि मास का डायमेंशन नहीं है, केवल लेंथ का डायमेंशन है और टाइम का भी डायमेंशन नहीं है। तो मेरे भाई इसको इस तरह से मत लेते, ये बिल्कुल क्या है? गलत। इसका मतलब क्या है कि मास के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो मैंने अभी बताया था, इसका मतलब अंडरस्टूड है 1 है। लेंथ टाइम के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? अंडरस्टूड है 1 है। तो ये तो यहाँ पर 1 अगर हम रख देंगे तो इससे तो क्या लग रहा है? इससे तो लग रहा है भाई डिस्टेंस के पास में मास का भी डायमेंशन है, टाइम का भी डायमेंशन है, मतलब वो मास के भी डायमेंशन में प्रेजेंट है, टाइम के भी डायमेंशन में प्रेजेंट है। ये गलत हो जाएगा। तो अगर आपको ये बताना है कि इसके पास में मास और टाइम का डायमेंशन नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाइए? फिर 0 लगाइए। फिर क्या लगाइए? फिर 0 लगाइए। अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। या फिर क्या करिए? इसको हटाई दीजिए, इसको हटाई दीजिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केजी के पास में केवल मास का डायमेंशन था। ठीक है ना? केजी से क्या मिल रहा है? ये तो केवल बता रहा है कि मास का डायमेंशन है, इसके पास में मास ही है। मास का डायमेंशन क्या है? मास ही है, तो उसके पास वो डायमेंशन तो है। तो ये क्या हो गया? केजी इंटू केजी, मतलब कि m का स्क्वायर। m स्क्वायर को हम ऊपर लेकर गए, यहां पर ये जाकर के माइनस हो गई पावर m की, तो ये क्या हो गया? -2 + 1 क्या हो गया? -1। l दोनों बेस सेम थे, 1 + 1 क्या हो गया? 2 और t - 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? कैपिटल G का। होप आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला याद मत करो, इस तरह से निकाल करके देखो, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। ये बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार आप ऐसे करना शुरू कर दोगे, ये आदत बन जाएगी, तो ये होता भी बहुत जल्दी है, ये फटाफट हो जाता है। क्योंकि देखो ना, कितनी सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप रटोगे भाई, आपके पास में कम से कम 60, 70 या 80 के आसपास 11th क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला है, करीब करीब 60 तो है अभी के लिए, जो कि आपने याद रखने हैं। तो रटोगे क्या? उनको रटने के लिए बैठोगे क्या? तो फॉर्मूलाज पर ध्यान दीजिए और फिर अपना डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, कैलकुलेट कर लो, इट इज दैट इजी। चलो, तो ये अपना बढ़िया से यहाँ पे प्रिपेयर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास को यहीं पर ही कंक्लूड करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हमारी छूट गई, वो क्या रही कि आपका मास और डिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हमारा। ठीक, दूसरा हमारा क्या छूट गया? आगे छूटा तो नहीं है, मतलब वो तो हमें खैर कंटिन्यू अगली क्लास से ही करना था, नई क्लास का टॉपिक था, क्या था? अब हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे चल करके कैपिटल स्मॉल जी। साथ ही हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दो चीजें, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस हैं तो फिर क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे रहेंगी नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स में। साथ ही स्मॉल जी के अंदर हमें जब जाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हमें बहुत
अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स से रिलेटेड क्या है, अपनी डेरिवेशंस हैं, 3 डेरिवेशंस हैं, वो हमें बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करनी है। वहां से क्या है, हमारे न्यूमेरिकल्स निकल करके आते हैं, ठीक है ना। साथ में एक छोटी सी बात और करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, वो काफी हद तक तो डिस्कस हो गई है, शायद आप पहचान नहीं पाए होंगे, समझ नहीं पाए होंगे। क्या था कि अगर इन 2 पेन के बीच में मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होती है, जो कि ऑब्वियसली होती है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबको मालूम है, अब तो आपको भी मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होती है, इन दोनों पेन के बीच में हो रही है, तो फिर फोर्स का रिजल्ट तो मोशन होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अर्थ की स्काई की तरफ हम बॉल फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब कि मोशन दिखता है, विजिबल है, बॉल के अंदर मोशन दिखता है। लेकिन इन दोनों पेन्स के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो फिर इन दोनों के बीच मोशन दिखता क्यों? ठीक है, रीजन क्या है, थोड़ा सा हमने आज एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इस लेक्चर के अंदर एक जगह हमने उसको डिस्कस आज किया था, आप में से कुछ उसको पहचान भी रहे होंगे शायद। ठीक है, चलिए मिलते हैं और प्लीज कमेंट्स करिए आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरीज है आपकी, और किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। प्लीज हेल्प मी आउट, आप मुझे हेल्प करिए, आप मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। ठीक, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।